ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, विपक्ष एकजुट हो चुका है। अब इंतजार है अगली बैठक का, क्योंकि ये जो अगली बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है राजीव, क्योंकि इसमें तय होगा सीट का फॉर्मूला क्या होगा विपक्षी पार्टियों के बीच। इसमें तय होगा कि कन्वीनर कौन होगा, क्या नीतीश कुमार होंगे, कोई और होगा। चेहरे को लेकर बातचीत होगी। अभी तो हो गया, अभी तो ये सबने कह दिया हम एक साथ लड़ेंगे, लेकिन असली दिक्कत, असली चैलेंज जो अगली बैठक है उसमें होने वाली है। और केजरीवाल को लेकर आप क्या कह रहे हैं? क्या ये परेशानी खड़ी कर सकते हैं विपक्षी एकजुटता को लेकर, जिस तरह से अभी उनका स्टैंड आया है? देखिए, एक बात तो तय है रवि कि विपक्षी एकता की दृष्टि से अगर आप देखें तो 23 जून की बैठक एक माइलस्टोन थी, एक मील का पत्थर साबित होगी। इतने राजनीतिक दलों का एक साथ आना, और मैंने आपको बताया कि ममता बनर्जी का बहुत स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। और 23 जून को ये तय हो गया कि मुझे ऐसा लगता है, आगे जो भी हो, कि ये जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, अपने आप को अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर इससे अलग कर लिया है। वो उस भीड़ में शामिल होना नहीं चाहते। उनको एक कहावत है भोजपुरी में कि रोने को थे आंख में चोट लग गई। तो उनको इस विपक्षी एकता से अपने आप को अलग दिखाना था, इसलिए उन्होंने अध्यादेश, ऐसा लगता है उन्होंने अध्यादेश की बात को इतनी ज़्यादा प्रमुखता दे दी उस बैठक में, जिससे कि कल से सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के नेताओं के बयान जिस तरह से आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनके रास्ते अलग और जुदा हो चुके हैं। मुझे बहुत शंका है कि केजरीवाल 12 जुलाई की जो बैठक है शिमला, वो कांग्रेस शासित प्रदेश में है। आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश, आप खुद ही उसी प्रदेश से आते हैं, आपको मालूम है कि पंजाब से सटा हुआ वो इलाका है। और अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश चुनाव कितना जोर शोर से वहाँ लड़ने की तैयारी शुरू की थी, और जैसे ही चुनाव अपनी बुलंदियों पर पहुंचा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का उधर कहीं पता नहीं चला। जबकि पंजाब, जिसके अच्छे गवर्नेंस की बात आम आदमी पार्टी करती है, उससे सटा हुआ हिमाचल प्रदेश है, लेकिन वहां पर वो कुछ न कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस शासित प्रदेश और खासकर शिमला में अरविंद केजरीवाल उस बैठक में जाने से बचेंगे, या तब तक कुछ रास्ता वो अलग अख्तियार करेंगी। इसकी वजह बहुत साफ है कि 2 राज्यों में उनकी सरकार है, 2 राज्यों में वो बहुत महत्वपूर्ण है, 2 राज्यों में राजनीतिक तौर पर और चुनावी दृष्टि से केजरीवाल बहुत ताकतवर है। अगर हाल के चुनाव का नतीजों के आधार पर अगर आप देखेंगे तो केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में बहुत मजबूत दिखाई देते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ही वोटों से, और केजरीवाल की एक परेशानी और मैं आपको बताऊं कि अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें केजरीवाल और उनकी टीम को कतई ये अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी 3 अंकों तक पहुंच जाएगी। वो एमसीडी में बहुमत पाने में तो कामयाब हुए, लेकिन अपनी अपेक्षा के अनुरूप और विधायकों की संख्या के समानुपातिक तौर पर वो एमसीडी के नतीजे हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। उसकी वजह अगर आप देखें, माइनॉरिटी वोट्स अगर देखेंगे, और जो माइनॉरिटी वोट्स के दबदबे वाली जो सीटें हैं, वहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी से बेहतर रहा था। केजरीवाल ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि दलित और माइनॉरिटी उनका कोर वोटर है दिल्ली में और पंजाब में, और इसलिए वो कतई कांग्रेस पार्टी को वो ढील नहीं देना चाहेंगे कि वो अपनी पुरानी खोई हुई जमीन वापस कर सके। क्योंकि कांग्रेस के बढ़ने का मतलब है केजरीवाल का कम होना, केजरीवाल के बढ़ने का मतलब है कांग्रेस का कम होना। तो विपक्षी दल के लोग भी इस बात को जानते हैं कि केजरीवाल के लिए शायद ये ठीक नहीं होगा, और उनको पूरा हक है कि अपनी पार्टी का विस्तार, अपनी पार्टी की रणनीति वो बनाए। उस पार्टी के वो नेता अकेले दम पर उन्होंने यहाँ तक पार्टी को पहुँचाया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता में अरविंद केजरीवाल के रास्ते अलग हो सकते हैं। उसके तमाम कारण मैंने बताया, और भी बताया जा सकता है। अब बात विपक्षी एकता की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यादातर सीटों पर बात बन गई है, और बात बनने के बाद ही एक बार बैठा जाता है। देखिए, आप विपक्षी के तौर पर, या भारतीय जनता पार्टी या जो लोग इस विपक्षी एकता पर सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह सकते हैं कि ये फोटो सेशन है, वो ये कह सकते हैं कि ये चाय पीने की बैठक है, लेकिन ये जो नेता शरद पवार चाय पीने के लिए और फोटो सेशन के लिए कहीं नहीं जाते, ये ममता बनर्जी चाय पीने और फोटो सेशन के लिए कहीं नहीं जाती, ये नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव फोटो खिंचवाने के लिए साथ नहीं आए थे। ये सब रणनीति पिछले 6-8 महीनों से बन रही है, और आपको पता है कि ये रणनीति बनते बनते इस मुकाम तक पहुंची है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए विपक्ष के पास ये आखिरी मौका है। ऐसा वो मानते हैं कि 2024 में अगर वो कड़ी टक्कर नहीं दे पाए तो अगले
2-4-5 साल की चुनावी राजनीति में विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होगी। जहां तक आज 25 जून की बात है, इमरजेंसी है और निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र का ये सबसे काला दिन माना जाएगा जब सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह से इमरजेंसी लागू की गई। लेकिन उसके कई सवाल भी हैं। इमरजेंसी लागू की गई और इंदिरा गांधी की उस समय लोकप्रियता बहुत नीचे आ गई थी, उनका ग्राफ बहुत नीचे आया था और विपक्षी दल के नेता एक मुश्त एक साथ खड़े हो गए थे। आज जेपी नड्डा, लालू प्रसाद यादव को वो दिन भले याद दिला रहे हो, लेकिन असलियत ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनसंघ ने इंदिरा गांधी के खौफ से कहिए या विरोध में कहिए, अपनी पार्टी का विलय ही जनता पार्टी में कर दिया था, पार्टी ही मर्ज कर दी थी। और वही लालू प्रसाद यादव उसी खेमे में खड़े थे इंदिरा के खिलाफ जहां अटल और आडवाणी थे, उसी सरकार को समर्थन दे रहे थे जिसमें अटल और आडवाणी मंत्री थे। लेकिन ये जो कुनबा भानुमति का बना था इंदिरा गांधी के खिलाफ, वो कितनी जल्दी बिखर गया और देश कितनी जल्दी इमरजेंसी को भूल के 1980 में इंदिरा गांधी को उसने बहुमत दे दिया, ये भी विपक्ष के नेताओं को याद रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, आज कई लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी आज उसी स्थान पर है लोकप्रियता के या ताकत के या अकबाल के जहां इंदिरा जी हुआ करती थी। लेकिन इंदिरा जी के खिलाफ उस वक्त जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस वक्त नहीं है जमीन पर, यह देखने में पता चलता है। लेकिन सबके एक हो जाने के बाद भी वो कितने दिन तक एक रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है जो इमरजेंसी से ही निकल करके आता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो तो घोषित इमरजेंसी थी, इस वक्त अघोषित इमरजेंसी है। उस वक्त तमाम विरोधी दलों के नेता, यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी में थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस वक्त इसकी तुलना ये की जाती है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ बीजेपी के कोई बोले तो उसका ईडी और सीबीआई लगा देते हैं, यही सब कारण दिया जाता है। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है 12 जुलाई को होने वाली शिमला की बैठक एक महत्वपूर्ण है और उसका आगे का रोड मैप पता चलेगा और इसमें केजरीवाल के लिए जगह कम होती जा रही है।